नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां से फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा वो करेंगे। इस दौरे को कूटनीतिक और वैश्विक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री इस यात्रा के दौरान G7 समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में दुनिया के प्रमुख देशों के नेताओं के साथ वैश्विक आर्थिक स्थिति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बीच ये भी चर्चा है कि G7 सम्मेलन के साइडलाइन में प्रधानमंत्री की मुलाकात के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी हो सकती है मुलाकात, और ये मुलाकात होती है तो दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक परिस्थितियों पर बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। ये दौरा भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी विभिन्न देशों के नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में कुणाल घोष को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उन्हें सीआईडी की ओर से नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजे जाने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार सीआईडी ने एक मामले की जांच के सिलसिले में कुणाल घोष को पूछताछ के लिए तलब किया है। हालांकि नोटिस किस विशेष मामले से जुड़ा है, इस पर आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण जांच कार्रवाई माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी संबंधित मामले में तथ्यों और साक्ष्यों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न लोगों से पूछताछ कर रही है। इस क्रम में टीएमसी विधायक को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने भी इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जबकि सत्ताधारी पक्ष इसे जांच प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है। फिलहाल सीआईडी की ओर से आगे की पूछताछ और जांच प्रक्रिया जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब पुलिस और केंद्रीय बलों की एक बड़ी टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई शनिवार तड़के की गई और करीब 4 घंटे तक चली। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पुलिस टीम तड़के 3 बजे के बाद आवास पर पहुंची, जबकि केंद्रीय बलों ने परिसर के बाहर सुरक्षा घेरा बनाया। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर जाकर तलाशी अभियान चलाया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह कार्रवाई किस विशेष मामले से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब 2 दिन पहले ही राज्य विधानसभा से जुड़े कथित जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। लगातार समन और जांच एजेंसियों की गतिविधियों के बीच इस छापेमारी से राज्य की राजनीति और अधिक गर्मा गई है। घटना के बाद ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंची, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। तो 4 घंटे तक छापेमारी चलने से हलचल तेज हो गई। अभिषेक बनर्जी के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची तो 4 घंटे तक ये छापेमारी चली, जिसके बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची थी। पुलिस और केंद्रीय बलों ने ये जांच पड़ताल की है, उनके आवास पर छापेमारी की है। उधर कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा की है। पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से की जाएगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि यह अभियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। इसमें छात्रों, युवा संगठनों, शिक्षकों और प्रभावित युवाओं को जोड़ने के लिए देश भर में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के तहत आगे इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में भी बड़े आयोजन किए जाएंगे, जहां छात्रों से सीधे संवाद किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि अभियान उन युवाओं की आवाज़ उठाएगा जिनका भविष्य पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी के कारण प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अभियान के दौरान एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और अन्य संगठन कैंपस, कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे। पार्टी ने सरकार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार न करने और युवाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन युवाओं को एक मंच देकर उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास करेगा और जवाबदेही की मांग करेगा। वहीं असम के जोरहाट में एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां एक भारतीय युवा सेना का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। घटना के बाद एयरबेस पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। जानकारी के अनुसार विमान लैंडिंग प्रक्रिया के दौरान अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया, जिसके बाद वो रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद आग की लपटें उठने लगी, जिन्हें काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड और वायुसेना की टीमों ने मोर्चा संभाला। इस घटना में पायलट की स्थिति को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र को घेर कर जांच शुरू कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रारंभिक तौर पर इसे तकनीकी खराबी से जुड़ा मामला माना जा रहा है,
लेकिन विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और वायुसेना अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय जहाजों पर हमले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तेज हो गया है। इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को ईरान ने सख्ती से खारिज कर दिया है। भारत में ईरानी दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि ट्रंप के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और अमेरिका इस मुद्दे के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। दूतावास ने दावा किया कि हाल के दिनों में अमेरिकी कार्रवाई के कारण भारतीय नाविकों वाले जहाज प्रभावित हुए हैं, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान ने आरोप लगाया कि एक हफ्ते से कम समय में अमेरिकी सेना ने 3 भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया, जिसे उसने क्रूर और शर्मनाक कार्रवाई बताया। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो अमेरिका को जवाबदेह ठहराए और समुद्री सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित कराए। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्र में भारतीय जहाज़ों पर हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। हालांकि इस दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की नीतियों को राज्य प्रायोजित समुद्री लूट करार देते हुए कड़ी आलोचना की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हैदराबाद में करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में शोक देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने जांच के आदेश यहां पर दे दिए हैं। तो हैदराबाद में एक दर्दनाक हादसे में बिजली की तारों की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब कुछ लोग किसी काम से इलाके में मौजूद थे और अचानक वो हाई वोल्टेज बिजली तारों के संपर्क में आ गए। तो करंट लगते ही चारों लोग गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही उनकी हालत बेहद नाजुक बन गई थी। स्थानीय लोगों ने घटना को देखते ही तुरंत शोर मचाया और बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही बिजली विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लिया। सभी घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तार काफी समय से नीचे लटक रहे थे, जिसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसे किन परिस्थितियों में हुआ। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव से जुड़े मामले में साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट साझा करने से जुड़ा है। शिकायत अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की तरफ से दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एडिट की गई तस्वीरें और गलत जानकारी साझा कर अदिति यादव की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों भरत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच कानपुर साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से की जा रही है, जो डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया पोस्ट की गहन पड़ताल में जुटी है। इस बीच स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अधिवक्ता प्रवीण यादव का कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सम्मान किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में एक मर्यादा गिरती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के इस राज में जात, धर्म और अब तो हद हो गई, परिवारों पर हमले हो रहे हैं। हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी के परिवार पर जिस तरीके से AI जनरेटेड पिक्चरों को लगाकर भ्रमित किया गया देश के अंदर, एक बहुत अशोभनीय बात है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता सभा के पदाधिकारी प्रवीण यादव जी ने ये काम किया है कि उसको विधि संगत कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कानपुर के थाने में, साइबर थाने में FIR दर्ज कराई। हम लोग ने इनका स्वागत किया है आज, और ये स्वागत इसलिए किया है कि अब गेंद भारतीय जनता पार्टी के पाले में चली गई है और उनकी जिम्मेदारी है कि AI जनरेटेड जिस भी किसी इंसान ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, उसको हाथ पैर बांध के सार्वजनिक रूप में खड़ा करके उसकी इस कृत्य की निंदा करी जाए, और ऐसा करने वाले पहले पुलिसकर्मी को 1,11,000 रुपए का नगद पुरस्कार मैं दूंगा। ये लगातार एक आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे युद्ध सा चल रहा था। जिस दिन से राम मंदिर में जो चढ़ावा आता उसमें चोरी की बात आई और उसमें आरोप प्रत्यारोप लगे, उसी दिन एक साथ में घटना शुरू हुई कि परिवार पर टिप्पणियां करके, आरोप लगा करके झूठे फोटो वायरल किए गए। सभी लोग इससे व्यथित थे, क्योंकि वो लोग जो दावा करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचे हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में लगातार रही है, वही सबसे नीचे भी साबित हुए कि राजनीति के निकृष्टतम स्तर तक उतर आए कि विरोध करने वालों के ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक था, उनके परिवार से
लेकर के बच्चों तक। वहीं रामपुर में किसान मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों और ट्रैक्टर डीलरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों एवं डीलरों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर RN मोटर्स रामपुर के डीलर सरदार निर्मल सिंह ने सभी किसानों और डीलरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों की तरक्की और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना कंपनी की प्राथमिकता है। समारोह में स्वराज ट्रैक्टर के नए अवतार स्वराज प्रोटेक्ट 855 ट्रैक्टर की भी लॉन्चिंग की गई, जिसे किसानों के लिए नई तकनीक और बेहतर सुविधाओं से लैस बताया गया। स्वराज कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट आलोक गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्वराज प्रोटेक्ट 855 ट्रैक्टर कृषि कार्यों को आसान बनाने और किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज जो हमारा किसान मिलन समारोह रामपुर में जो आज हमने संपन्न किया है, इसका प्रथम उद्देश्य था हमारा कि आज हमारा जो नया ट्रैक्टर हमने लॉन्च किया है प्रोटेक्ट, और यूपी के अंदर में हमने फेज बाई सप्लाई के अंदर में शुरू किया है, उस ट्रैक्टर को लॉन्च करना और हमारे पूरे तराई रीजन के सभी डीलर्स और उनके कस्टमर्स जिन्होंने आज ट्रैक्टर लेना था, प्रोटेक्ट के लॉन्च के साथ में उन ट्रैक्टर्स को डिलीवरी देने का ये फंक्शन था, जिसमें कस्टमर्स को ट्रैक्टर के बारे में, नई प्रोडक्ट के बारे में और स्वराज कंपनी के बारे में जानकारी दी गई और किस तरह से नया ट्रैक्टर उनको मदद कर सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसका आज ये मेन उद्देश्य। आज किसान मिलन समारोह था। ये स्वराज कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और ये हमारी एक खुशकिस्मती है कि इसके अंदर हमारे नेशनल हेड श्री आलोक गुप्ता जी खास तौर पर यहाँ पधारे हैं और उन्होंने यहाँ पर 150 ट्रैक्टर की डिलीवरी जो है, जो हमारे पूरे तराई क्षेत्र से डीलर आए हैं, उनके साथ कस्टमर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर किसान मिलन समारोह में 150 ट्रैक्टरों की डिलीवरी दी है और साथ ही साथ यहाँ पर स्वराज प्रोटेक्ट जो नया मॉडल स्वराज ने निकाला है उसका जो है इनॉग्रेशन किया है और उसकी डिलीवरी भी। वहीं जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। ग्राम उद निवासी 44 वर्षीय राजेंद्र सिंह अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण पत्र बांटकर बाइक से घर लौट रहे थे। उनकी बेटी की शादी 21 तारीख को तय थी और घर में जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। परिवार शादी को लेकर उत्साहित था और पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन घर लौटते समय रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि राजेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। इस हादसे ने शादी की खुशियों को गहरे दुख में बदल दिया। परिवार सदमे में है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। अरे पोस्टमार्टम में अभी हुआ नहीं, पोस्टमार्टम जो है क्या नाम एक्सीडेंट रात में हुआ है, तो पुलिस बता रही है कि गिरने से मौत हो गई है और गिरने से मौत नहीं हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, किसी अज्ञात वाहन ने एक्सीडेंट किया है। पुलिस ने क्या कहा है? वाहन पुलिस कह रही है कि गिरने से मौत हो गई, पुलिस वाहन नहीं दिखा रही है। आपने बताया अभी शादी थी, क्या पूरा मामला था? अरे शादी 21 तारीख थी तो कार्ड बांट रहे थे भैया, तो कार्ड बांट के लौट रहे थे। अब समय जितना हो, 7 बजा हो, 8 बजा हो, अब रात में जो है वहाँ कोई था ही नहीं, अकेले थे वो। अब किसने टक्कर मारी पता ही नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं है। पुलिस से शिकायत की आप? पुलिस उसी टाइम आ गई थी ना जब जो है, तो वहाँ कुछ लोग थे, हम लोग तो नहीं गए थे, लड़के थे, उनसे जो है लिखवाया तो उनने जो है कह दिया कि पता नहीं किसने टक्कर मारी, तो पुलिस ने लिख दिया कि गिरने से मौत हो गई। आप लोगों को क्या लगता है? अरे हमें तो ये लग रहा ना कि गिरने से मौत इतनी बड़ी थोड़ी, गाड़ी का पहिया दुगर हो गया, गिरने से क्या गाड़ी का पहिया दुगर हो जाएगा? अपने आप नहीं होगा ना, तो किसी वाहन ने टक्कर मारी है। अब पुलिस सोच रही है कि हमें तलाश। वहीं बहराइच जिले के अर्दी थाना क्षेत्र में बहराइच सीतापुर मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। सीतापुर जनपद के रहने वाले 2 व्यक्ति बाइक से बहराइच की ओर जा रहे थे। जब वो रामपुर खुर्द के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही हरदी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत उपचार के लिए स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हालांकि इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। थाना प्रभारी के अनुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और हादसे में शामिल वाहन की पहचान और जांच जारी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं बहराइच जिले के तहसील मिहीपुरवा और सराकला बखारी क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों को पट्टा न मिलने से नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्ष 2003 में सरकार की तरफ से उन्हें जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था, लेकिन स्थानीय दबंगों ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने अपने हक के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय तक से न्याय भी प्राप्त किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया है। उनका आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण वो आज भी अपने अधिकार से वंचित है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द पट्टे की पैमाइश कराकर कब्जा दिलाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वो इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन से कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा और प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी। यही है कि इन भूमिहीन लोगों को जो है 2003 में भारत सरकार द्वारा पट्टा मिला था, उस पर कुछ दबंग लोग ने कब्जा कर लिया, उस पर मुकदमा हुआ। किसान जो है, भूमिहीन लोग जो है 23-24 साल मुकदमे लड़े। मुकदमा लड़ने के बाद ये लोग हाई कोर्ट जीते, हाई कोर्ट जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट जीते, एक बार नहीं 3 बार जीते। उसके बाद भी कुछ दबंग लोग जो है अपनी ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं और जिला प्रशासन के कान में उंगली डालकर बैठे हुए हैं कि इन लोगों की पैमाइश नहीं करा रहे। हम एक बार नहीं 10 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय। तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि इन भूमिहीन लोगों को उनकी पट्टे की पैमाइश करा कर इनका हक इनको दें। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती, इनकी पैमाइश नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा। अगर हम लोगों की 3 दिन में 4 दिन में सुनवाई नहीं होती है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन। मांगे यही है कि वहीं बांदा में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और मिशन क्लीन बांदा के तहत पुलिस ने अवैध गुटखा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। एसपी पलाश बंसल के निर्देशन में एएसपी शिवराज के पर्यवेक्षण और सीओ सिटी मेविस टॉक के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम ने रबानिया नगर क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध रूप से गुटखा बनाने वाले आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूचना मिली थी कि बाबूलाल पुत्र मधुसूदन अपने घर में चोरी छिपे नकली गुटखा तैयार कर आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने तत्कालीन टीम गठित कर छापा मारा, जहां आरोपी गुटखा बनाते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो लंबे समय से यह अवैध कारोबार कर मोटा मुनाफा कमा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में सामग्री बरामद की, जिसमें 175.5 किलो सुपारी, 68 किलो तंबाकू, 69 किलो तैयार मिलावटी गुटखा और 35.5 किलो विभिन्न कंपनियों के पाउच शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े सप्लायर और खरीदारों की जांच में जुट गई है और आगे बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कालूकुआं क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा नकली और अपमिश्रित गुटखा बनाया जा रहा है और इस गुटखे की अवैध फैक्ट्री उसने अपने मकान में ही लगा रखी है। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने इस अभियुक्त को अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही साथ लगभग 350 किलो का अपमिश्रित गुटखा उन्होंने वहां से बरामद किया, जिसमें नकली गुटखा बनाने में उपयुक्त कई तरह की चीजें बरामद की गई, जैसे सुपारी, तंबाकू और अन्य पैकिंग मटेरियल्स भी इस रेड में बरामद किए गए। इस व्यक्ति को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बलिया रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस की चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता सामने आई है। ट्रेन संख्या 15054 छपरा एक्सप्रेस में नियमित जांच के दौरान एक युवक के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। तलाशी में उसके बैग से कुल 36,25,000 रुपए नगद मिले, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। जीआरपी की तरफ से पूछताछ करने पर युवक ने अपनी पहचान संचित अग्रवाल निवासी गाजीपुर के रूप में बताई। उसने दावा किया कि ये रकम छपरा कचहरी स्टेशन के पास एक ज्वेलरी दुकान पर पहुंचाने के लिए ले जाई जा रही थी। हालांकि वो इस बड़ी रकम के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका। संदेह के आधार पर जीआरपी ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराते हुए नकदी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। इसके बाद मामले की जानकारी आयकर विभाग को भेज दी गई है। आयकर विभाग अब इस रकम के स्रोत और इसके लेन देन की वैधता की जांच करेगा। फिलहाल जीआरपी और आयकर विभाग संयुक्त रूप से मामले की जांच में जुटे हैं। जांच के बाद भी ये स्पष्ट हो सकेगा कि इतनी बड़ी रकम का असली स्रोत क्या है और इसे किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। आज दिनांक 11/6/2026 को थाना जीआरपी बलिया टीम के स्क्वाड कर्मियों द्वारा ट्रेन नंबर 185 छपरा एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से एक बैग बरामद हुआ। इस बैग में नकदी भरी हुई थी। जब उस व्यक्ति से इस नकदी के बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर और न ही कोई वैध डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सका। ये नकदी की गणना की गई तो ये 36,25,000 रुपए थे। जिस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई है और नकदी के बारे में आयकर विभाग वाराणसी यूनिट को सूचना दी गई। आयकर यूनिट द्वारा इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह व्यक्ति गाजीपुर का रहने वाला है, जो कि छपरा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।